नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। ईसीजी पढ़ रहे हैं हम और इसी की कंटिन्यूटी में आज हमारा तीसरा सेशन कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं ईसीजी का रिमाइंडर पार्ट। शुरुआत करते हैं हार्ट रेट से। आप सोचेंगे कि हम हार्ट रेट पर यहाँ क्यों आ गए हैं। कार्डियक आउटपुट पढ़ रहे थे। कार्डियक आउटपुट का हमने फॉर्मूला पढ़ा, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और इसीलिए हम हार्ट रेट को थोड़ा सा ब्रीफ में यहां पर हम देखेंगे। हार्ट रेट का मतलब क्या है? हार्ट रेट का मतलब पल्स से डिफरेंट है क्या? जी डिफरेंट है। मोस्टली हम हार्ट रेट को पल्स से ही रिलेट करते हैं। हार्ट रेट का मतलब क्या है? हार्ट की जो बीट्स हैं वो पर मिनट कितनी हो रही हैं, और पल्स में क्या करते हैं, उस हार्ट बीट को हम किसी पर्टिकुलर आर्टरी पे फील कर रहे हैं। तो हार्ट रेट का सिंपल सा मीनिंग बीट्स पर मिनट। किसकी बीट्स? हार्ट की बीट्स। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हार्ट रेट जो है वो इस कार्डियक आउटपुट का एक मेजर डिटर्मिनेंट है। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है। हेल्दी हार्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है भाई? 70 ml। लेकिन हार्ट रेट जो है वो कम ज्यादा होती रहती है। इसका मतलब कार्डियक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ट रेट। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? हार्ट रेट ज्यादा होगी तो कार्डियक वॉल्यूम भी, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। हार्ट रेट अगर कम होगी तो कार्डियक वॉल्यूम भी क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? कम होगा। अब एक चीज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की, और वो क्या डिस्कस की कि भाई जब कभी भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजिंग स्टेट में, तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की नीड जो है, डिमांड है, ज्यादा होती है। उसको कैसे पूरा किया जाएगा? कार्डियक आउटपुट को बढ़ा करके। तो कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ाएंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम से तो बढ़ा नहीं सकते। एक तरीका है हार्ट रेट को बढ़ा करके क्या किया जा सकता है? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब हार्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया? कार्डियक आउटपुट भी बढ़ गया है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक रिजर्व बोलते हैं। कार्डियक रिजर्व का मतलब एक्सरसाइजिंग स्टेट में बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए, सेल्स टिश्यू की नीड्स को पूरा करने के लिए कार्डियक आउटपुट को जो बढ़ा दिया गया है, कैसे? हार्ट रेट को इंक्रीज करके, दैट इज कार्डियक रिजर्व। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि हार्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, पढ़ेंगे हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में। लेकिन कुछ हार्मोन्स हैं आपका एडीआर एंड नोर एडीआर। किसके हार्मोन्स हैं भाई? एडीआर और नोर एडीआर एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अगर सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाए, दोनों ही स्टेट में हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ताकि ज्यादा ब्लड सप्लाई कर दी जाए, ताकि कार्डियक आउटपुट बढ़ाया जा सके। ऐसे ही जब हम बीटा ब्लॉकर दे रहे होते हैं, जैसे एटिनोलोल, तो ये क्या करती है? कुछ ड्रग्स हैं क्या जो अफेक्ट करती है? जी, बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? ब्रेडिकार्डिया कोज करती हैं। उनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, पढ़ेंगे हम ड्रग्स में, इसमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे हम एबीसीज। ब्रेडिकार्डिया कोज करती हैं कौन? बीटा ब्लॉकर्स। इसके अलावा अगर आप देखें, थायराइड का जो हार्मोन है कौन? थायरोक्सिन। वो भी क्या करता है भाई? हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। थायरोक्सिन भी हार्ट रेट को बढ़ाता है। दो टर्म्स हैं कार्डियो में और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक है प्री लोड, दूसरा है आफ्टर लोड। दोनों का दोनों एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में रिपीटेडली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिंपली हम इनकी डेफिनेशन आपके साथ में शेयर करेंगे कि प्री लोड आप किसको बोलते हो, आफ्टर लोड किसको बोलते हो। प्री लोड का मतलब क्या है? सिंपल समझिएगा पहले। प्री लोड का मतलब है स्ट्रेच, और स्ट्रेच ईसीजी को भूले नहीं है। अभी हम कार्डियक डिसरिथमियाज में अभी हम आएंगे, कार्डियक डिसरिथमियाज पर अभी हम पहुंचेंगे और ईसीजी को वापस लेंगे। दो टर्म पढ़ रहे हैं इससे पहले, प्री लोड एंड आफ्टर लोड। प्री लोड का मतलब है स्ट्रेच, और किसकी स्ट्रेच? किसका स्ट्रेच भाई? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का।
वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का स्ट्रेच। अब आप ऐसे ही डेफिनेशंस को समझना है आपको। वेंट्रिकल्स का जो मायोकार्डियम है वो कितना स्ट्रेच हो सकता है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, प्रीलोड कहते हैं। तो क्या हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई क्या? जी नहीं। किस समय की बात हो रही है? स्ट्रेच का मतलब खींचना, जैसे हम रबर को खींचते हैं। जितना मायोकार्डियम स्ट्रेच होगा उतना ही उसका क्या होगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा। आफ्टर लोड पे भी आएंगे, स्क्वीज उतना ही कर पाएगा। रबर को आप जितना खींचोगे और जब छोड़ोगे तो उतनी ही तेजी से बाहर आएगा ना, उतनी ही तेजी से अपनी पोजीशन में वापस आएगा। तो वैसे ही आप प्रीलोड और आफ्टर लोड को समझिएगा। आप प्रीलोड का मतलब होता है स्ट्रेच और आफ्टर लोड का मतलब होता है स्क्वीज। पहले ही बता देते हैं आपको, प्रीलोड का मतलब स्ट्रेच, आफ्टर लोड का मतलब स्क्वीज। यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज्यादा फिर स्क्वीज हो पाएगा। अब देखिएगा दूसरी लाइन पे, स्ट्रेच किसका स्ट्रेच? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का। स्क्वीज किसको होना है भाई? कार्डियक आउटपुट के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए कौन स्क्वीज होंगे? वेंट्रिकल्स ही तो स्क्वीज होते हैं। राइट वेंट्रिकल किसमें पुश करेगा ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी ट्रंक में। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें पुश करेगा ब्लड? एओर्टा में। तो प्रीलोड का मतलब स्ट्रेच होने की एबिलिटी किसकी? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की। किस समय में? किस समय में? एंड ऑफ डायस्टोल के समय में। अब इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं भी। एंड ऑफ डायस्टोल का मतलब क्या है? जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात हो रही है, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय वेंट्रिकल्स कितने स्ट्रेच हो पा रहे हैं फिलिंग के लिए, फिलिंग के लिए कितने स्ट्रेच हो पा रहे हैं, वही एबिलिटी क्या कहलाती है? प्रीलोड कहलाती है। दुनिया की सबसे सिंपल डेफिनेशन के साथ में समझ लीजिएगा। प्रीलोड का मतलब क्या है? स्ट्रेच कैपेबिलिटी, स्ट्रेच की कैपेसिटी किसकी? वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम की। ऐसे ही बताना है, कोई पूछ ले तो, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की स्ट्रेच की कैपेबिलिटी किस समय में भाई? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड ऑफ डायस्टोल के समय में। यही है प्रीलोड की सबसे सिंपल डेफिनेशन। तो आफ्टर लोड का मतलब क्या है? आफ्टर लोड का मतलब स्क्वीज। किस समय में स्क्वीज? अब समझिएगा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड स्क्वीज करेगा और एओर्टा जो है वो जनरल सर्कुलेशन के लिए ब्लड जो है वो स्क्वीज करेगा, यानी खुद स्क्वीज होगा तो ब्लड जो है पंप होगा। अब इसको रोकेगा कौन भाई? एक होता है वेस्कुलर रेजिस्टेंस, समझ रहे हो ना आप? वेस्कुलर रेजिस्टेंस आप समझिए, दोनों से ब्लड को पंप करने के लिए, यहां पर पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड को पंप करने के लिए कौन गार्ड कर रहा है? पल्मोनरी वाल्व। और यहां पर जनरल सर्कुलेशन के लिए जो एओर्टा पे कौन है? एओर्टिक वाल्व। अब आप सोचिए, दो तीन तरीके से बताते हैं इस चीज को कि वेंट्रिकल्स कितने प्रेशर से स्क्वीज करें कि इस पल्मोनरी ट्रंक वाले वाल्व को, यानी पल्मोनरी वाल्व को और एओर्टिक वाल्व को खोल दें। या फिर ऐसे ही थोड़ा ना होता है, जो एक तरीके की ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, जो वेसल्स हैं, कौन? पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा, इनका वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी तो है। तो उस वेस्कुलर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में कितना ब्लड, कितने प्रेशर से ब्लड पंप करे कि वो खुल जाए, कौन? एओर्टिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व, ताकि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन के लिए ब्लड पंप कर सकें। समझ में आया क्या? नहीं आया? कोई बात नहीं, वापस रिवाइज करते हैं। आफ्टर लोड का मतलब क्या है? लोड होने के बाद में। कौन लोड हो गए भाई? वेंट्रिकल्स लोड हो गए। देसी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, वेंट्रिकल्स के लोड हो जाने के बाद में क्या करेंगे भाई? किससे लोड हो गए? ब्लड के साथ में लोड हो गए, फिल हो गए वो। तो क्या करना है उनको? अभी स्क्वीज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। कितने प्रेशर के साथ में? भी हल्का सा प्रेशर लगा दे क्या नहीं बात बनेगी। किस लिए करना है ब्लड पंप? पल्मोनिक वाल्व को भी खोलना है और एओर्टिक वाल्व को भी खोलना है। इतना प्रेशर लगाएं कि पल्मोनरी वाल्व भी खुल जाए और एओर्टिक वाल्व भी खुल जाए। बेटर लैंग्वेज में क्या कहें? एक तरीके से इनका वेस्कुलर रेजिस्टेंस है। वेस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब दोनों की दोनों वेसल्स, पल्मोनरी ट्रंक वाली वेसल और दूसरी एओर्टा, उनकी अपनी रेजिस्टेंस है जो कि ब्लड को आने नहीं देंगी। साथ में गार्ड भी लगा हुआ है, पल्मोनिक वाल्व और एओर्टिक वाल्व। तो उससे ज्यादा प्रेशर चाहिए, उससे ज्यादा प्रेशर, ताकि, या उससे ज्यादा अमाउंट का प्रेशर, ताकि वेंट्रिकल्स जो हैं ब्लड को पंप कर सकें
पल्मोनरी सर्कुलेशन और एओर्टिक और जनरल सर्कुलेशन के लिए। आई होप आपको ये समझ में आई है दोनों डेफिनेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में। प्री लोड का मतलब स्ट्रेच और आफ्टर लोड का मतलब होता है स्क्वीज। किस लिए करना भाई, स्ट्रेच क्यों करना है? एंड ऑफ डायस्टोल के समय में किसका स्ट्रेच? वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का, ताकि वो उतने ही प्रेशर के साथ में आगे स्क्वीज कर पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही ज्यादा स्क्वीज हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। आफ्टर लोड का मतलब स्क्वीज, और स्क्वीज का मतलब क्या होता है भाई? वो अमाउंट ऑफ प्रेशर, वो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि कौन लगाएं? वेंट्रिकल्स लगाएं, ताकि पल्मोनरी सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन के लिए ब्लड पंप कर सकें। किसके अगेंस्ट में? वेस्कुलर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। आई होप सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको बताई है। एक दो बार थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो क्लासेज सेशन को आप देखोगे तो बेहतर समझ में आएगा। एक टर्म देखिए, कार्डियक डिसरिथमियाज। डिस का मतलब पेनफुल कंडीशंस में भी देखते हैं, लेकिन यहां पर डिस का मतलब क्या है? रिदमियाज। रिदमियाज का मतलब क्या भाई? रिदम। ये तो समझ में आ गया, मैं पकड़ में आ गई एक चीज, तो रिदम। डिस का मतलब क्या हो गया कि मतलब यहां पर रिदम में डिस्टरबेंस को हम क्या बोल रहे हैं भाई? डिसरिथमियाज बोल रहे हैं। रिदम में डिस्टरबेंस आना। किसकी रिदम में डिस्टरबेंस आना? कार्डियक रिदम की। कार्डियक रिदम में डिस्टरबेंस आना ही क्या है? डिसरिथमियाज है। सिंपली कहे तो कार्डियक रिदम का डिस्टर्ब होना ही क्या है? डिसरिथमियाज है। क्या केवल रिदम का? क्या रिदम और हार्ट रेट, रिदम और रेट का डिस्टर्ब होना ही डिसरिथमियाज है, या कार्डियक डिसरिथमियाज है। सबसे सिंपल तरीके से समझिएगा। देखिए बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर हमें मोटिवेशनल कुछ वीडियोस बना करके आप हमें मोटिवेट कीजिए कि कैसे पढ़ें। एक चीज नोट कर लीजिए, आप जितना कम पढ़ोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट दोगे। इसका मतलब पढ़ना नहीं है क्या? जी नहीं, पढ़ने का मतलब है किसी चीज के बारे में जितना कम और कंसाइज तरीके से पढ़ोगे ना, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। चीजों को ऐसे समेटने की कोशिश करोगे। आप समझ लीजिए, अगर आपके सामने पैसों का ढेर लगा हो और आपको बोला जाए कि उठा लीजिए जितना उठाना है, और आप ऐसे उठाने की कोशिश करोगे उसको, तो रास्ते में 10 फीट तक चलते चलते उसका 75% पैसा तो आपके हाथ से निकल करके गिर चुका होगा। यही तरीका है, यही सेम तरीका है पढ़ाई का भी। अगर आप इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए कैसे पढ़ना है? 2-2 हजार रुपए की जो गड्डी है ना नोटों की, उसको उठा उठा करके हाथों में रखना, जेब में रखना, पॉकेट्स में रखना, जितना समा जाए यहां रखना भाई। अदरवाइज ऐसे भरने की कोशिश करोगे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। घर तक पहुंचोगे तब तक आपके हाथ खाली हो चुके होंगे। ऐसे ही ऐसे पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पढ़ाई कैसे करनी है? ऐसे ही करनी है, चाहे जहां से जितना बेहतर, और ये कहां से करनी है? जहां पर भी आपको बेहतर कंटेंट अवेलेबल हो रहा है। हम कभी नहीं कहते, हमने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर आज तक नहीं बोला कि हम सबसे बेहतर हैं और बेहतर पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको एकदम फ्री छोड़ के रखा हुआ है कि जहां से भी बेहतर पढ़ने को मिल रहा है पढ़ लीजिए वहां से। डिसरिथमियाज की डेफिनेशन, रिदम और रेट, रिदम और हार्ट की रिदम और रेट में डिस्टरबेंस आना ही डिसरिथमियाज है। समझ गए इस चीज को आप? अब डिसरिथमियाज जो है वो कहां से अराइज हो सकते हैं जी? रिदम में डिस्टरबेंस कहां से आएगा? क्योंकि रिदम कहां से शुरू हो रही है भाई? ऐसे नोड से शुरू हो रही है। मान लीजिए, तो इसका मतलब ये रिदम ऐसे नोड से भी डिस्टर्ब हो सकती है, आगे भी डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर ये एट्रिया में भी हो सकती है और वेंट्रिकल्स में भी हो सकती है। दोनों ही चीजें हैं। अब ये रेट और रिदम में जो डिस्टरबेंस है वो किसकी वजह से होगा? हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, किसकी? कार्डियक सेल्स की। एक सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ी थी भाई, सबसे पहले ऑटोमेटिसिटी। लिंक कीजिएगा, ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी का मतलब कार्डियक इंपल्स, हार्ट के जो इंपल्स हैं, हार्ट बीट का जो इंपल्स है वो इंडिपेंडेंट शुरू होता है। और कहां से शुरू होता है भाई? ऐसे नोड से शुरू होता है। हमने बार बार बताया इसका, ऐसे नोड से जो रिदम शुरू होती है, जो बीट शुरू होती है,
जो इंपल्स शुरू होता है वो बिना किसी नर्व या हार्मोन के इन्फ्लुएंस के शुरू होता है। इसे बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। इसका मतलब अगर इस ऑटोमेटिसिटी में कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो रिदम डिस्टर्ब हो जाएगी। या फिर हार्ट की कार्डियक सेल्स की एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है कंडक्टिविटी। तो इसके कंडक्शन का मतलब ऐसे नोड से एवी नोड को जाएगा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस को जाता है, बंडल ऑफ हिस से ब्रांचेज को जाता है, कौन सी भाई, लेफ्ट एंड राइट, और इससे फिर परकिंजे फाइबर्स को जाता है। इसके कंडक्शन में कहीं पर भी दिक्कत आई तो कार्डियक रिदम और कार्डियक रेट में डिस्टरबेंस होगा और इसे हम कहते हैं कार्डियक डिसरिथमियाज। अब कार्डियक डिसरिथमियाज में हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? सबसे पहले देखते हैं हम साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस जहां पर भी शब्द आ जाए एक चीज आप समझ लीजिएगा, साइनस शब्द जहां पर भी आएगा इसका मतलब क्या है? साइनस का मतलब भाई वो बीट जो है, इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से शुरू हो रहा है, समझिएगा। और दूसरी बात, पहली बात इंपल्स ऐसे नोड से शुरू हो रहा है और रिदम एकदम ठीक है, मतलब रिदम के साथ में कोई इश्यू नहीं है। इश्यू किसके साथ में है? दूसरा कार्डियक डिसरिथमियाज का टाइप है ना, तो इश्यू किसके साथ में? केवल और केवल रेट के साथ में इश्यू है। उसकी रिदम ठीक है, क्यों? क्योंकि इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से शुरू हुआ है। क्यों बोला हमने? जहां कहीं पर भी ये साइनस शब्द लिखा हुआ आ जाए, इसका सिंपल मीनिंग समझ लीजिएगा, हार्ट बीट रिदम में है, ईसीजी रिदम में है, लेकिन रेट के साथ में प्रॉब्लम है। और रेट यहां पर लिखी हुई है कैसे? ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडी का मतलब क्या है भाई? ब्रेडी का मतलब क्या है भाई? लेस। और कितना लेस, कितना कम? नॉर्मल हार्ट रेट हम कंसीडर करते हैं 60 से 100, तो किससे कम? लेस देन 60 बीट्स पर मिनट क्या है? ब्रेडिकार्डिया के डेफिनेशन में है। तो ब्रेडिकार्डिया का सिंपल, साइनस ब्रेडिकार्डिया का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? इंपल्स ऐसे नोड से शुरू हुआ, रिदम में है, लेकिन रेट जो है वो ठीक नहीं है। ठीक का मतलब कम है या ज्यादा है? लिखा हुआ है कम है। कितनी कम है? 60 से कम है, सिंपल। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, साइनस ब्रेडिकार्डिया किसमें कॉमन है? एथलीट्स में कॉमन है। जो लोग ज्यादा दौड़ लगाते हैं, स्पेशली एथलीट्स में भी कौन? जो रनर्स हैं, दौड़ लगाते हैं, उनमें साइनस ब्रेडिकार्डिया बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसका मतलब ये क्या कोई डिजीज कंडीशन है क्या? जी नहीं, उनमें ये 1% भी डिजीज कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है समझिएगा, ये तो एग्जाम्स का क्वेश्चन नहीं होता, फिर आगे इसका एलिब्रेशन आप समझिए। जब दौड़ रहे हैं तो बॉडी की जो सेल्स हैं उनको उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसके लिए क्या करता है हार्ट? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। कार्डियक आउटपुट कैसे बढ़ाता है भाई? हार्ट रेट को बढ़ा करके बढ़ाता है। अब कितने दिन हमेशा हार्ट रेट को बढ़ाते ही रहोगे क्या? हार्ट जो है बॉडी की जो हार्ट की जो सप्लाई है, किसको? बॉडी की नीड के हिसाब से वो इस तरीके से एडजस्ट हो चुकी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ में कि दौड़ते समय उसकी नीड्स जो है वो पूरी हो जाए। इसलिए हार्ट रेट ऐसे पर्सन्स में नॉर्मली कम हो जाती है। आप सोचिए उस समय जब दौड़ते समय तो उनकी हार्ट रेट बहुत ज्यादा चली जाया करेगी, इसलिए नॉर्मल में इनकी हार्ट रेट कम हो जाती है और दौड़ते समय जो है वो हार्ट रेट नीड्स को बढ़ाने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे पर्सन्स में नॉर्मल में आप हार्ट रेट देखोगे कितनी का आएगी? 60 के आसपास में आएगी, मतलब वो साइनस ब्रेडिकार्डिया की स्टेट में है, एथलीट्स में कॉमन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का, रिपीटेडली आता है। क्लिनिकल सेटअप में जब पेशेंट ब्रेडिकार्डिया की स्टेट में होता है, जैसे ओटी वगैरह में, ओटी टेबल पर सर्जरी के दौरान में, तो क्या देते हैं उसको? हम एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन हम पढ़ेंगे ब्रेडिकार्डिया में क्या रोल है, ठीक है। तो एट्रोपिन, यहां पर एक चीज हमने क्यों बोली है, एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया में देते हैं, इसका मतलब एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ाता है।
एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ाता है। याद रखिएगा, DSSS भी आने वाली है एग्जाम सामने। एट्रोपिन हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशंस में देते हैं। तो यहीं पर कार्डियक डिसरिथमिया में दूसरा टॉपिक स्टडी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, साइनस टेकिकार्डिया। साइनस अगेन, इसका मतलब रिदम जो है एकदम प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इंपल्स ऐसे नोड से शुरू हुआ है। देयर इज नो इश्यू विद रिदम। लेकिन किसके साथ दिक्कत है? इसका मतलब रेट के साथ में दिक्कत है। रेट क्या होगी? कम या ज्यादा होगी? कम है कि ज्यादा? यहां पर टेक की, इसका मतलब रेट जो है वो ज्यादा है। यही साइनस टेकिकार्डिया है। रेट कितनी होगी? मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। क्लियर है? अब एक चीज और डिस्कस करेंगे, टेकिकार्डिया किसकी वजह से और ब्रेडिकार्डिया नॉर्मल में किसकी वजह से? रिदम को कोई इंफ्लुएंस कर सकता है क्या? जी नहीं, क्योंकि ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी की वजह से है। लेकिन रेट किसी से इंफ्लुएंस होती है क्या? जी होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेट को कम ज्यादा करने का काम करते हैं। तो कम कौन करता है, ज्यादा कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम्स में, साइनस टेकिकार्डिया इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया किसकी वजह से? पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन जो है वो रिलैक्स करता है, ठीक है ना। इसका मतलब हार्ट रेट को कम कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है। एक टर्म और पढ़िए, एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फ्लटर किसका टाइप है भाई? ये भी एक तरीके से कार्डियक डिसरिथमियाज का ही टाइप है। पहली चीज, कार्डियक डिसरिथमियाज में ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, किसके साथ में दिक्कत? मतलब रिदम के साथ में भी दिक्कत है, रेट के साथ में भी इश्यू है। अब ये साइनस वाली स्टेट है ही नहीं, साइनस नहीं है, इसका मतलब रिदम भी खराब है, रेट भी डिस्टर्ब्ड है। दूसरी चीज। तीसरी चीज, कहां से शुरू होता है भाई? एट्रिया से ही शुरू होता है। इसका मतलब, और तीसरी बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एट्रिया में इसका मतलब ऐसे नोड से ही शुरू हो जाता है। ऐसे नोड से इंपल्स शुरू होता है तो क्या बनती है? पी वेव बनती है। पी वेव कैसी होती है भाई? नॉर्मल पी वेव राउंडिश होती है। हमने स्टडी की, पी वेव नॉर्मल में क्या होती है? राउंडिश होती है। लेकिन यहां पर पी वेव जो बनेगी, एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वही भी जो थोड़ी देर पहले बोला, कम पढ़ना है, कंसाइज पढ़ना है। एट्रियल फ्लटर से 99% क्वेश्चन आएगा। क्या पूछेगा? एट्रियल फ्लटर में किस तरीके की बनती है पी वेव? इस तरीके की बनती है, इस तरीके की पी वेव। इसका मतलब तीखी वाली, तीखी का मतलब आरी में, आरी के जो काटने वाली जो आरी होती है, लकड़ी काटने वाली आरी, बोन काटने वाली आरी, उस आरी के जो दांत होते हैं ना, शो के जो टूथ शेप टूथ होते हैं, शो की टूथ शेप की क्या बनती है भाई? पी वेव बनती है। किसमें बनती है? एट्रियल फ्लटर में बनती है। एट्रियल फ्लटर में पी वेव जो है किस तरीके की बनती है भाई? किस तरीके की बनती है? शो में जो दांत होते हैं, शो के दांत की तरह से, आरी के दांत की तरह से शॉर्ट टूथ शेप्ड पी वेव किसमें बनती है? एट्रियल फ्लटर में बनती है। एट्रियल फ्लटर में पी वेव किस तरीके की होती है? शो के दांते जो होते हैं उसके तरीके की होती है। हमने डिस्कस किया यहां पर रिदम भी दिक्कत है और रेट में भी दिक्कत है। तो रेट में क्या होता है भाई? एक तरीके का टेकिकार्डिया होता है और हार्ट की रेट जो है कितनी हो सकती है? 250 से भी ज्यादा हो सकती है, मोर देन 250 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब ये देखिए वर्ड, ये टर्म पे आइए, फ्लटर। फ्लटर का मतलब क्या होता है? क्विक। मतलब कई बार आप डर की स्थिति में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, नर्वस होते हैं, तो अंदर से दिल धड़कने लग जाता है। ऐसे उस समय में स्टोमक भी फ्लटर करता है, हार्ट भी फ्लटर करता है अंदर से। जो धूजनी
हम नॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं ना कि अंदर कंपकपी छूट गई, नॉट पाल्पिटेशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाल्पिटेशन, इट्स मतलब धूजनी या फिर कपकपी, जिसमें हार्ट भी और स्टोमक भी दोनों के दोनों क्विकली फ्लटर करते हैं, मूव करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फ्लटर, एट्रियल फ्लटर। इसका मतलब टेकिकार्डिया मोर देन 250 बीट्स पर मिनट की रेट से पी वेव कैसी बनती है, कैसे भाई एट्रियल फ्लटर, इसका मतलब पी वेव कैसे बनती है, 100 की जो दांतें होते हैं ना उसके दांतों की तरह से टूथ शेप्ड, शॉर्ट टूथ शेप्ड पी वेव किसके अंदर बनती है, एट्रियल फ्लटर के अंदर बनती है। यही चीज दिमाग में रखनी है आपको, कोई ईसीजी दिखा करके ये नहीं पूछने वाला कि इसके अंदर एट्रियल फ्लटर है, फिब्रिलेशन है, पीवीसीज है, पीएसीज है, कोई ये नहीं पूछने वाला आपसे। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आपसे क्लियर कट ये पूछने वाला है कि इसके अंदर क्या होता है। हालांकि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वगैरह के बारे में तो हम बताएंगे कि ईसीजी किस तरीके की नजर आती है। हालांकि इन ईसीजी पर भी आपको ध्यान रखना है कि पी वेव कैसे बनती है। तो क्या करते हैं जी इसके लिए इंटरवेंशन क्या, एट्रियल फ्लटर के लिए या तो कार्डियोवर्जन करते हैं। कार्डियोवर्जन क्या भाई, एक तरीके से डिफिब्रिलेशन जैसे करते हैं, सेशन के एंड में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन, कार्डियोवर्जन। या फिर एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स, एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स में क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, डिल्टियजम ये देते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एट्रियल फ्लटर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी हमने यहां पर डिस्कस की है आपके साथ। जिस तरीके से एट्रियल फ्लटर से क्वेश्चन आता है वैसे ही एट्रियल फिब्रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है, ये भी एट्रिया से ही शुरू हो रहा है, इसका मतलब पी वेव के साथ में कोई ना कोई इश्यू है। और क्या इश्यू है, एट्रियल फ्लटर में पी वेव 100 के टूथ की तरह 100 के टूथ की शेप की होती हैं, लेकिन यहां पर पी वेव लगभग एब्सेंट ही होती है। फिब्रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, फ्लटर का मतलब टू मूव क्विकली, फिब्रिलेशन का मतलब होता है फाइबर फॉर्मेशन या फिब्रिल फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हर एक मसल फाइबर जो है दूसरे से कोई मतलब नहीं है, अपना इंपल्स शुरू कर देता है। इसका मतलब रेपिडली इंपल्स शुरू हो जाते हैं, रेपिडली इंपल्स शुरू हो जाएंगे, सब अपनी अपनी मर्जी की काम कर रहे हैं, इसका मतलब पी वेव बनती ही नहीं है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है, इसका एक नुकसान है क्या, देयर इज अ चांसेज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, देयर इज अ चांसेज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। इसलिए एग्जाम्स के अंदर पलट करके कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन में किसका चांस है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन का। क्या करते हैं इससे बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए हिपेरिन दिया जाता है। बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखनी है भाई। एट्रियल फिब्रिलेशन, पी वेव अब्सेंट है, फिब्रिलेशन का मतलब फाइबर्स बनना, फिब्रिल बनना, नहीं समझ में आया। इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है यहां पर टर्म, कि भाई हर एक कार्डियक मसल फाइबर जो है वो अपना इंपल्स शुरू कर देता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर। इसका मतलब पी वेव अब्सेंट हो जाती है, इस चक्कर में थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हिपेरिन दिया जाता है प्रिकॉशनरी। इसके अलावा कुछ टर्म्स जो हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ में पढ़ना आपको थोड़ा सा मैशअप हो सकता है, ओवरलैप हो जाएंगी चीजें, इसलिए बहुत ही प्रिसाइजली हमने आपको चीजें यहां पर बताई हैं। पीवीसीज, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, इसका मतलब प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब प्री मैच्योर किसको बोलेंगे, इंपल्स शुरू होना चाहिए था ऐसे नोड से जो कि आगे कंडक्ट होता एवी नोड पर, आगे कंडक्ट होता बंडल ऑफ हिस पर, फिर ब्रांचेज पर और फिर परकिंजे फाइबर्स पर, राइट। ये ऐसे नोड की इंपल्स यानी इंट्रिंसिक फायरिंग रेट जो है वो कितनी है, 60 से 100 की है। एवी नोड की कितनी है, 40 से 60 की है। परकिंजे फाइबर्स भी कर सकते हैं क्या, जी कर सकते हैं, 20 से 40 की इनकी इंट्रिंसिक फायरिंग रेट है। मान लीजिए प्रीमेच्योर का मतलब क्या था, ये तो था मैच्योर वाला। प्रीमेच्योर का मतलब परकिंजे फाइबर्स कहते हैं कि साहब हम तो अपने कॉन्ट्रैक्शंस खुद से ही शुरू करेंगे, खुद ही करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। मतलब इंपल्स ऐसे नोड या एवी नोड से शुरू नहीं हुआ, इंपल्स ऐसे नोड से नहीं आया, कहां से शुरू हो रहा है,
परकिंजे फाइबर से शुरू करते हैं, परकिंजे फाइबर्स इनिशिएट करते हैं, वही है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ऐसे नोड से शुरू नहीं हुआ तो पी वेव बनेगी क्या? जी नहीं बनेगी। पी वेव तो तभी बनेगी जब इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से शुरू होगा, पी वेव एब्सेंट होगी, पहली चीज। दूसरी बात, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या? जी बनेगा, लेकिन जो ऐसे नोड से शुरू होकर के इंपल्स ऐसे नोड से शुरू होकर के एवी नोड, फिर बंडल ऑफिस, ब्रांचेज और परकिंजे फाइबर्स जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वो नहीं बनेगा। कैसा बनेगा फिर? नॉर्मल से थोड़ा सा वाइड बनेगा। जो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है उससे थोड़ा सा ज्यादा बनेगा। इसे हम स्किप्ड बीट्स भी बोलेंगे। स्किप्ड बीट्स का मतलब क्यों भाई? क्योंकि ऐसे नोड से इंपल्स शुरू नहीं हुआ, पी वेव जो है वो एब्सेंट है, इसलिए हम स्किप्ड बीट्स भी बोलते हैं। स्किप्ड बीट्स किस में आती हैं? पीवीसी के अंदर आती हैं। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं हम आपको केवल यहां पर। एक तरीके से देखा जाए तो इसको बिजार अपीयरेंस बोलेंगे। देखो अजीब सी अपीयरेंस आ रही है यहां पर, आपको थोड़ी सी नॉर्मल सी नजर आ रही है, बट दिस इज नॉट पी वेव, ठीक है, बिजार अपीयरेंस है। वाइडर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ऐसे नोड से शुरू नहीं हुआ, इसलिए पी वेव एब्सेंट होती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल में, नॉर्मल से ज्यादा वाइड है। क्यों? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना कैसे? इंपल्स कहां से शुरू हुआ? परकिंजे फाइबर्स से शुरू हुआ। इतनी चीजें आपको लर्न करनी है, ज्यादा जफाड़ नहीं रखना एग्जाम्स के लिए। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसे हम नॉर्मल में बोलते हो वीटी, कॉमनली देखने को भी मिल जाएगा आपको ओटी और आईसीयू सेटअप में पेशेंट के साथ में। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया समझिएगा, एक तो समझिए ये टेकिकार्डिया है, इसका मतलब पल्स रेट जो है वो ज्यादा है, किससे? 100 से ज्यादा, लेकिन नॉर्मली फिर भी कितनी होती है? इट इज मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। एक तो ये चीज दिमाग में रखना कि पल्स जो है वो 150 से ऊपर आएगी। 100 से ज्यादा है टेकिकार्डिया की डेफिनेशन, लेकिन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में 150 से भी ऊपर आएगी पल्स। टेकिकार्डिया क्यों हो रहा है? इसका मतलब क्या है? इसके अंदर वेंट्रिकल्स का कोई ना कोई इश्यू है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है किसमें? वेंट्रिकल्स में, वो इम्प्रॉपर है। वो इम्प्रॉपर होने की वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो रहा है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कब बोलोगे? कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ना? जी बनेगा। तो 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है कंजिक्यूटिव बनने चाहिए। 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो कंटिन्यूअसली बनेंगे, तभी उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बोलेंगे। यहां पर तो सारे के सारे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, देखते ही पता लग जाता है कि दिस इज वीटी। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हार्ट रेट जो है वो रेगुलर है लेकिन 150 से ज्यादा है। दूसरी बात, रिदमिक है लेकिन 150 से ज्यादा है। और इंप्रॉपर कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से किसमें? वेंट्रिकल्स में। और इसकी ईसीजी कैसे आएगी? कम से कम 3 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए, एक के बाद एक, तभी हम इसको बोलेंगे वीटी, अदरवाइज वीटी नहीं बोलते। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के मैनेजमेंट की बात करते हैं। पल्स प्रेजेंट है या पल्स जो है वो एब्सेंट है? अगर पल्स एब्सेंट है तो ही पेशेंट को डिफिब्रिलेट करते हैं, डिफिब्रिलेशन करते हैं। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में डिफिब्रिलेशन करते हैं। एग्जाम्स का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर पल्स नहीं है तो, पल्स है तो कार्डियोवर्जन करते हैं दोस्तों, कार्डियोवर्जन। या फिर जिस कार्डियोवर्जन में क्या हो सकता है? लगभग फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कल ही की क्लास में हम पढ़ लेंगे। इसका मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या आता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के मैनेजमेंट को लेकर के? पल्सलेस टेकिकार्डिया है तो ही डिफिब्रिलेट करते हैं, तो ही डिफिब्रिलेशन करते हैं। हमने यहां पर कार्डियक डिसरिथमिया से 5-6 इंपोर्टेंट टर्म्स स्टडी किए हैं। बचे हुए टर्म्स हम कल की क्लासेज में और साथ में कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन पढ़ेंगे। सारे के सारे एग्जाम्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी टॉपिक स्किप नहीं करना। इनमें से हमने चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके यहां पर बताने की कोशिश की है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।